सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है मिर्जापुर जिम जिहाद मामले में बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी इमरान खान गिरफ्तार किया गया है। इमरान को दिल्ली में पकड़ा गया। एसएसपी का यह बयान यहां पर सामने आया है। दिल्ली कोर्ट से इमरान की रिमांड मिली है। इमरान परिवार के साथ दुबई भाग रहा था। मामले में 6 जिम की जांच चल रही है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान परिवार के साथ दुबई भाग रहा था, दिल्ली में पकड़ा गया है। दिल्ली कोर्ट से इमरान की रिमांड मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिम जिहाद मामले में बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम बता रहे हैं आपको। आरोपी इरशाद खान की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुमित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ है। सुमित, क्या जानकारी पुलिस को लग पाई है और किस तरीके से पुलिस इमरान तक पहुंची है? आपको बताते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है कि इमरान खान जो है वो दिल्ली में गिरफ्तार हो चुका था 23 तारीख को, जिसको पुलिस लेके वहां से दिल्ली कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद वो वहां से निकल करके मिर्जापुर की आ रही है। यहाँ पे उसको पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद उसको रिमांड पे लेकर के इस पूरे सिंडिकेट के बारे में पुलिस जानकारी करना चाहती थी कि ये सिंडिकेट किस स्तर तक फैला है, कहाँ तक फैला है, क्योंकि ये दुबई भाग रहा था। सबसे बड़ी पुलिस के लिए परेशानी ये थी कि ये अगर दुबई भाग जाता तो ये पूरे धर्मांतरण का सिंडिकेट, ब्लैकमेलिंग का खेल का सिंडिकेट का जो मास्टरमाइंड था वो दुबई निकल जाता। पुलिस के लिए बड़ी परेशानी होती है उसको दुबई से वापस लाने के लिए। पुलिस ने तत्काल इस पर लुकआउट नोटिस जारी करती है और इसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस और अलग अलग जो पुलिस उससे सहयोग करके इसको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद आज रात, बताया जा रहा है देर रात, इमरान मिर्जापुर पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी इसमें ये चीजें हैं कि इमरान खान के बारे में जो ये बताया जा रहा है कि ये मलेशिया, दुबई और कई विदेशों से इसके शायद पैसे को लेकर कुछ तार जुड़े हुए हैं। पुलिस इसलिए इस पे फूक फूक के एक जगह का कदम रख रही है। आज बैंक के डिटेल निकाल लिए गए हैं। टोटल इसको पुलिस जब रिमांड पे लेगी तो सबसे पहला पुलिस इससे यही पूछताछ करेगी कि आपके पास जो इतने फंड्स हैं जो आप ये कहाँ से आ रहे थे, आपके बैंक के डिटेल वो पेश करेगी कि आप इनसे पूछताछ होगा इमरान से कि आपके पास इतने पैसे आए कहां से आए। दूसरी बड़ी चीज इसमें होगा कि जो ऑडियो, जो वीडियो है, जो उसमें ऑडियो में इमरान की आवाज है कि कुछ की कहां क्या करना है, उसने भाइयों को वो निर्देश दे रहा है। इसमें भी पुलिस को कुछ ऑडियो वीडियो है, इसमें भी पुलिस पूछताछ करेगी। सुमित, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से पुलिस ने इमरान को पकड़ लिया है, अब आखिर कहां कहां तक नेटवर्क फैला हुआ है, कौन कौन लोग इसके साथ हैं, किन लोगों का इसको संरक्षण प्राप्त था, ये सारी चीजें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आने वाले वक्त में सामने आ सकती हैं और कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आंकड़ा बढ़ेगा। अभी जब ये इमरान को पुलिस पूछताछ के लिए करेगी तो कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसमें कई ऐसे सफेद पोश चेहरे के भी नाम आएंगे जो कि एक विशेष वर्ग से जुड़े हुए हैं, लोग हैं, उनके भी इसमें नाम आ सकते हैं। बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बड़ी खबर, वाराणसी में कोडीन कफ सिरप में बड़ी कार्रवाई हुई है। शुभम जायसवाल पर कार्रवाई करते हुए सोनभद्र पुलिस ने मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को नोटिस भेजा है। 8 अचल और 3 बैंकों में पड़े रुपयों पर कार्रवाई की गई है। जिन संपत्तियों के लिए नोटिस भेजा गया है उनकी कीमत 30.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। कल ये चल अचल संपत्तियां कुर्क की गई थी। सोनभद्र जेल में बंद भोला प्रसाद जायसवाल को रोहनिया पुलिस की ओर से नोटिस तामील कराया गया है। अभी तक की विवेचना में ये संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। सबके पाप लगी चल चल संपत्ति पर सफेबा के तहत कार्रवाई यहां पर की गई है। कल कुर्क हुई थी 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कोडीन कफ सिरप मामले में लगातार एक्शन जारी है। नोएडा इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में शुक्रवार को 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में नोएडा अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने एसआईटी को युवराज की पार्टी की भी जानकारी दी। नोएडा अथॉरिटी, दमकल विभाग, रेस्क्यू टीम, डायल 112 सहित एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के बयान दर्ज हुए हैं। एसआईटी ने पुलिस विभाग से कई अहम सवाल पूछे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कॉल लॉग्स भी शेयर किए।
युवराज के फोन कितने बजे से कितने बजे तक ऑन रहा, इसकी भी जानकारी दी गई। सूत्रों के मुताबिक रात 11:45 के बाद 12:25 तक फोन ऑन था। मौके पर पहुंचे सेक्टर 150 के हल्का इंचार्ज ने कब कब संबंधित विभागों की सूचना दी थी, इसकी भी कॉल लॉग एसआईटी को दी गई है। नोएडा से खबर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता के निधन पर उनके परिवार ने शोक सभा का आयोजन किया। सैकड़ों लोगों ने युवराज को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। युवराज के पिता ने भावुक होकर कहा कि मेरे बेटे युवराज के साथ जैसा हुआ ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने पानी भरे गड्ढे में कूदने वाले डिलीवरी बॉय मुनेंद्र का भी धन्यवाद किया। उसने हमें जरूरी बचाव कार्य के लिए लगभग 2 घंटे का पर्याप्त समय दिया और मौका दिया, लेकिन बचाव दल ने बहुत लापरवाही दिखाई और मेरे बेटे को भगवान भरोसे छोड़ दिया, जबकि युवराज को आसानी से बचाया जा सकता था। हम युवराज को तो कभी भी न्याय नहीं दिला सकते क्योंकि वह अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन यह जरूर चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में हुई लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई दूसरा युवराज इस प्रकार की त्रासदी न झेले। मैं भाई मुनिंद्र को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए नाले में छलांग लगाई और मेरे बेटे को ढूंढने और बचाने का प्रयास किया। बदायूं में कार के अगले हिस्से में फंसकर एक शव करीब 8 किलोमीटर तक घिसटता रहा। एक दूसरी गाड़ी ने कार को ओवरटेक कर रोका। फंसे शव को निकाला गया। शव की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि शरीर के कई अंगों की चमड़ी उधड़कर अलग हो गई थी। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के लाल पुल के पास की है। मृतक की पहचान बिलसी के रहने वाले घनेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया। कार चला रहे शख्स को हिरासत में लेकर पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको मुझे यहाँ किसी ने गाड़ी वाला रोका, हाथ दिया तो मैं रोक के बताया, तब पता चला फंसा हुआ है, कुछ फंसा हुआ है, कुछ है कुछ, तो मैं रोका, तुरंत मैंने गाड़ी रोक ली। मैं कहीं नहीं गया। इवान कार के नीचे एक डेड बॉडी फंसी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच करके इवान कार को कब्जे में लिया गया तथा कार चालक को हिरासत में ले लिया गया। उसके नीचे से एक व्यक्ति की मृत अवस्था में बॉडी मिली है, जिसकी पहचान बिलसी के घलेंद्र सिंह के रूप में हुई है। गाजियाबाद में शराब के ठेके के सेल्समैन कैलाश सिंह भाटी का अपहरण कर लूटपाट और बेरहमी से पिटाई की गई। सोने की अंगूठी, चेन और कैश लूटा गया। परिजनों से ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए करीब 50,000 रुपए। अधमरी हालत में सड़क किनारे फेंक कर फरार हुए बदमाश। पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। विजयनगर थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिले में हुई चोरी की 11 घटनाओं का खुलासा हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों से करीब 10 लाख रुपए के जेवर, 48,000 रुपए कैश और अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। तरीका है कि ये लोग अपने घर से निकल जाते हैं शाम के समय और खेत में जाके समय बिताते हैं। उसके बाद बाइक पर निकलकर ये लोग एडेंडम इन घटनाओं को कारित करते हैं। इनके पास से चोरी के कई भारी मात्रा में आभूषण बरामद हुए हैं। लगभग करीब 10 लाख कीमत के और 48,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। 3 अवैध तमंचे, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो कि ये घटना में प्रयुक्त करते थे। इसके अलावा चाकू, नकब और कई इस तरह के औजार इनके पास से बरामद हुए हैं जिसके माध्यम से ये इस तरह की घटनाएं करते थे। इन घटनाओं का खुलासा करने वाली टीम को मेरी ओर से 25,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है।
फर्रुखाबाद से खबर है, 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। चोरी के मामले में फरार था बदमाश। थाना कमालगंज क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। तो मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। मऊ पुलिस ने सराफा कारोबारी से हुई लूट का खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक महिला समेत लूट के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 7 आरोपी अभी फरार हैं। गिरफ्त में आए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूटे गए जेवर, अवैध असलहा और बाइक बरामद की है। 13 जनवरी को बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि जेल में बंद बदमाश अजय यादव को जमानत के लिए 7 लाख रुपए की जरूरत थी, इसलिए लूट की घटना को अंजाम दिया गया। लखनऊ में निवेशकों के 14.36 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सहायक महाप्रबंधक को गिरफ्तार किया गया। ईओडब्ल्यू ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से विकास भटनागर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में ईओडब्ल्यू की जांच में 15 आरोपियों को दोषी पाया गया था। 14 आरोपियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि विकास फरार चल रहा था। लखनऊ के कपूरथला में सहारा समूह की कंपनी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निदेशकों और पदाधिकारियों ने निवेशकों को मोटे मुनाफे लालच देकर 14 करोड़ 36 लाख से ज्यादा का निवेश कराया था, मगर निवेशकों को कुछ नहीं मिला। कंपनी के निदेशक और पदाधिकारी सारी रकम हड़प कर फरार हो गए थे। इस मामले में कानपुर के काकादेव थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाने पर मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई थी। प्रतापगढ़ में प्रेमी जोड़ों से रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर आरोप है कि ये सभी एटीएल मैदान में शाम होने पर वहां पर आने वाले प्रेमी जोड़ों से वसूली करते थे। आरोपियों द्वारा उनका वीडियो और फोटो बनाया जाता था, जिसको वायरल करने की धमकी दी जाती थी। मामले में शिकायत पर इन आरोपियों पर रंगदारी जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के द्वारा कोतवाली देहात क्षेत्र में 3 लोगों को जेल भेजा गया है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ये लोग इन लोगों के द्वारा, जिनका नाम प्रदीप कुमार है, अंकुश सिंह और मुन्ना गौतम है, ये बड़नपुर के रहने वाले हैं। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि इन लोगों ने एक कपल वहां पे जा रहा था, उसके साथ बदतमीजी करी थी और उनसे 2000 रुपये अपने यूपीआई अकाउंट में डलवा लिए थे। तो पुलिस ने वादी बन के इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया है और इनके ऊपर छेड़खानी व एक्सटॉर्शन का मुकदमा कायम किया गया और तीनों को रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। चंदौली से खबर है, सांप और नेवले में महासंग्राम हुआ। सांप और नेवले में खूनी संघर्ष का वीडियो यहां पर वायरल हुआ है। सड़क किनारे लड़ते रहे सांप और नेवला। आपसी संघर्ष में सांप की जान चली गई। चंदौली के भटरौल गांव का यह पूरा मामला है। कानपुर से खबर है, अस्पताल के वार्ड में घूमता नजर आया कुत्ता। आवारा कुत्ते का वार्ड में घूमते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वार्ड में मरीजों के बेड के पास घूम रहा आवारा कुत्ता। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल का यह पूरा मामला है। मरीजों के बेड के पास घूम रहा कुत्ता। अंबेडकर नगर में सस्ते सोने का झांसा देकर 2 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस मामले में डायल 112 पर तैनात 2 सिपाही भी शामिल पाए गए हैं। गोरखपुर के रहने वाले शिवम मिश्रा को फोन कर 50 ग्राम सोना मात्र 2 लाख रुपए में देने का लालच दिया गया। तय समय पर शिवम 2 लाख रुपए लेकर देवरिया बाजार पहुंचा, जहां शिवम ने 2 लोगों को रुपए सौंप दिए और बदले में एक बैग ले लिया। शिवम ने बैग खोला तो उसमें सोने के बजाय नकली नोट थे। इसी दौरान बिना नंबर की बुलेट बाइक से 2 सिपाही मौके पर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने शिवम को नकली नोट बरामद होने का डर दिखाकर भगा दिया। एएसपी ने खुद मामले की जांच की है। जांच के बाद दोनों सिपाहियों को निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 2 सिपाहियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि एक आरोपी वीरेंद्र वर्मा फरार है।
दौरान विवेचना घटना में 112 में नियुक्त 2 आरक्षी अनिल यादव और आदर्श यादव की संलिप्तता पाई गई। इसके बाद अनिल यादव, आदर्श यादव व प्रमोद सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 112 में नियुक्त आरक्षी अनिल यादव व आदर्श यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। देवरिया में दिन दहाड़े कई राउंड फायरिंग हुई है। जमीन के विवाद को लेकर यह फायरिंग हुई है। कई सालों से दो पक्ष में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस के कई अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बाकी गांव का यह पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं। यूपी दिवस समारोह के लिए राष्ट्र प्रेरणा स्थल में 24 से 26 जनवरी तक चलने वाले यूपी महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि कोई 2017 के पहले ऐसे उत्तर प्रदेश की कल्पना नहीं कर सकता था। आज ग्रीन डेस्टिनेशन बन गया है। 15 लाख करोड़ की योजना जमीन पर उतारने का काम किया। अमित शाह ने विरोधियों पर तंज कसा और कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में फिर से बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। कहता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन भी बनने जा रहा है। विकसित भारत का इंजन बनेगा। ये यही भूमि है जहां प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, बाबा विश्वनाथ, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, कई सारे हमारे युग प्रवर्तक महानुभावों ने इस भूमि को पावन किया है। और आज मैं प्रेरणा स्थल में पहली बार आया हूं। 3 महानुभावों की आसमान को छूने वाली मूर्ति और सभी सुविधापूर्ण ये प्रेरणा स्थल को देखकर मैं योगी जी, हमारे दोनों मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। युवाओं के लिए एक नई योजना का शुभारंभ आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होगा और वह योजना है सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन। हर जनपद में लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में जो भी युवा नौकरी करने का इच्छुक है, अपना कारोबार प्रारंभ करने का इच्छुक है, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उस स्केल को स्किल डेवलपमेंट में बदलना और फिर उसके लिए उस प्रकार के रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह एक विशिष्ट योजना आज उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय गृह मंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ होने जा रही है। कभी सोनिया गांधी के सबसे करीबी कांग्रेस की कोर टीम का हिस्सा रहे और अब पार्टी छोड़ चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का सबसे डरपोक और इनसिक्योर नेता बताया है। शकील अहमद का आरोप है कि राहुल गांधी मजबूत और सीनियर नेताओं को पसंद नहीं करते, उन्हें बॉस वाली फीलिंग चाहिए। यही नहीं, शकील अहमद के मुताबिक राहुल गांधी और जहां कंट्रोल नहीं मिलता वहां से वो किनारा कर लेते हैं। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज़्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नज़र से आज तक नहीं गुजरा। इनसिक्योर हिंदी में बोल दीजिए, ज़्यादा बढ़िया होगा। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि हिंदी का शब्द है डरपोक। अब मुझको डरपोक बोलने में ख़राब लग रहा है, जो बात सच्चाई है, इसलिए मैं अंग्रेज़ी बचाती है कुछ इज्जत, तो मैं ये कहता हूँ कि राहुल जी को हर मजबूत कांग्रेसी से उनको अपने को थ्रेटन फील करते हैं। उनको लगता है कि ये जब अलग होगा हमसे तो हो जाएगा। तो आप पूछेगा कि भाई कांग्रेस चलेगी कैसे।
वहीं शकील अहमद के आरोप के बाद बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर वार किया। बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर न्यूज 18 पर पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद का पॉडकास्ट अपलोड किया है। तो बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने भी राहुल पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि कांग्रेस में गंभीर नेतृत्व संकट है। तो बीजेपी नेता अजय आलोक ने राहुल गांधी को परिवार का फील्ड प्रोडक्ट बताया है। कांग्रेस का कोई भी नेता राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेता। शकील अहमद जो कांग्रेस पार्टी के सांसद रह चुके हैं, अब वो ये बात मान रहे हैं कि राहुल गांधी के अंडर में कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हो रहा है और कांग्रेस तीसरी नंबर की भी पार्टी आने वाले समय में देश की राजनीति में नहीं बन सकती। कांग्रेस के नेता ये भी मानते हैं कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठाते हैं उसका जनता से कोई लगाव नहीं होता है। इसीलिए वो कांग्रेस के नेता भी अब कह रहे हैं एसआईआर का पूरा मुद्दा जो राहुल ने उठाया है वो पूरा का पूरा मुद्दा एक फ्लॉप शो है। और राहुल गांधी जो लोकतंत्र की बात करते हैं वो अपनी खुद की पार्टी में लोकतंत्र को फॉलो नहीं करते। ये शकील अहमद कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी ने एक डमी बना दिया है। वहीं राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाया। राहुल ने गुजरात की वोटर लिस्ट भी पोस्ट की है और एक्स पोस्ट पर लिखा है कि जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी। राहुल गांधी गुजरात में एसआईआर के नाम पर क्या चल रहा है? एसआईआर के नाम पर चुन चुनकर वोट काटे गए। एसआईआर को हथियार में बदल दिया गया। ईसी अब वोट चोरी की साजिश का मुख्य सहभागी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने कहा कि एसआईआर को लेकर राहुल गांधी ने जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा साजिश के तहत वोट काटने का राहुल का दावा पूरी तरह से निराधार है और मुसलमान भी कह रहे हैं कि उनके वोट नहीं कटे। के बाद ये देखिए, बिहार चुनाव से पहले भी उन्होंने वोट बचाओ यात्रा निकाली, संविधान बचाओ। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से वो संविधान का कॉपी लेकर के वो चलते हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? लगता है कि सारी चीज़ें जो है वो गलत। हंसने लगा, आपने दो बिंदु टच किए जी। आपने एक बिंदु पे आप बताइए। मुझे लगता है कि आपके पास दोनों बिंदु पे मैं बताऊंगा आपको। एक आपने वोट जोड़ो यात्रा की बात की जी। मुझको भी, मैं मुस्लिम हूँ, मुझको भी था कि बीजेपी वाले इलेक्शन कमीशन से मिलके वोट कटवा रहे हैं। मैं 2-3 मुस्लिम गांवों का नाम आपको बता सकता हूँ। औसी है हमारे यहाँ, छछुआ है हमारे बिस्ट्री में जहाँ से मैं एमएलए होता था। मैंने वहाँ मुस्लिम समाज के लोगों से पूछा कि भाई आप लोग होशियार हो ना, बीजेपी वाले इलेक्शन कमीशन से मिलके वोट कटवा रहे हैं। कहा कि एक वोट हम लोगों का नहीं कटा है। ये लोग कहते हैं 65 लाख लोगों ने वोट कट गया। मुझको 65 आदमी पूरे बिहार में कहीं नहीं मिला जो एक जगह असेंबल करके प्रोटेस्ट कर रहा हो कि हमारा वोट, हम जिंदा है, हमारा वोट काट दिया गया। और मान लेते हैं वो इनोसेंट लोग थे, उनको नहीं मालूम कि क्या रजिस्टर में हमारा नाम काट दिया। तो हम जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के, आरजेडी का, कांग्रेस का तो मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आरजेडी के, सीपीआई, सीपीएम, ये लोग का रहता है। कांग्रेस के भी कुछ ना कुछ तो लोग हैं ही बचे हुए कैडर हैं। इन लोगों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि ये देखिए 500 लोग हैं, ये जिंदा हैं और इनका वोट काट दिया गया। एक जगह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के साथियों से, 100 से ज़्यादा प्रेस वाले साथी थे हमारे अपने ज़िला में मेरे, मैंने कहा आप लोगों ने कहीं प्रोटेस्ट होते देखा? नहीं देखा कहीं।